हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही साधारण ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। यह है आपका पैरास्टामोल टैबलेट आईपी के अकॉर्डिंगली 650 mg। लेकिन साधारण से वर्ड को सुन करके आपको ये वीडियो लाइटली नहीं लेना है और ना ही इस ड्रग को लाइटली लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसे हम में से सभी लोगों ने कभी न कभी एटलीस्ट एक बार तो यूज़ किया ही हुआ है। लेकिन अगर इसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसके एक्सीडेड डोज को यूज़ करते हैं, कंजप्ट रेगुलरली करते हैं, ऑफनली भी नहीं रेगुलरली करते हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो ड्रग है पैरास्टामोल, वो काम कैसे करता है, किन किन केस में ये यूज़फुल होता है और इसके काम करने का तरीका क्या है, अगर इसका डोज एक्सीड होता है तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहूँगा। आपसे मेरा एक सवाल है, ये सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपकी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। मान लेते हैं कि आपका अपना एक घर है जहाँ पे आप और आपके परिवार के सदस्य रहते हैं। उस घर में कोई अनजान व्यक्ति जिसे आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो आपके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। अब उसका इंटेंशन क्या है ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है वो आपके अच्छे इंटेंशन के लिए आया हो या फिर आपको हार्म करने के लिए आया हुआ हो, लेकिन क्लियर नहीं कह रहा है, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो आपको तो यही लगेगा कि वो हार्मफुल ऑब्जेक्टिव के साथ आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सो एज अ सिटीजन और एज अ फैमिली मेम्बर आप क्या करोगे? आप उसको अपने घर में घुसने से रोकोगे, आप उसको रेजिस्ट करोगे कि वो आपके घर के अंदर नहीं आए। तो इस तरीके से वो ज़बरदस्ती आना चाहेगा और आप उसको रोकना चाहोगे, तो दोनों के बीच में, आपके और उसके बीच में फाइट होने लगेगी। फाइट होने लगेगी तो आपका माहौल वहाँ पे जो था वो कैसा हो जाएगा? वो होने लगेगा गर्म। नॉर्मल माहौल से, शांत वातावरण से वही गर्मा गर्मी का मौसम बनाने लगेगा, माहौल बिगड़ जाएगा आपका। अब यही एग्जाम्पल थोड़ा सोचिए अपने ड्रग और बॉडी के रेस्पेक्ट में। जिस तरह से आप अपने घर के बारे में सोच रहे थे, मान लेते हैं कि आपकी बॉडी भी एक घर जैसा ही है और उस घर में जैसे आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वैसे इस बॉडी रूपी घर में आपकी बॉडी के अंदर एक बॉडीगार्ड पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। उसका काम है कि आपके बॉडी को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। अब जैसा वो थर्ड इफेक्ट आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजेनिक सब्सटेंस है, कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, डस्ट पार्टिकल है, सीधा सीधा बोलूँ तो एंटीजन है। तो ये एंटीजन आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे आपने उसको रेजिस्ट किया, आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा ही आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड यानी कि एंटीबॉडी उस एंटीजन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगेगा, जिसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, या सरल भाषा में बोला जा सकता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और इसके कारण से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा और आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर की ओर जाने लगेगा और इसी को हम और आप बुखार का कंडीशन बोलते हैं। यूजुअली आपको जब बुखार होता है, जब आपको कोई हल्का फुल्का दर्द होता है, तो आप सीधे सीधे पैरास्टामोल को ले लेते हो, क्योंकि ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई विशेष प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती नहीं। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि साधारण वीडियो है, बट इसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पेन हो रहा हो, आपको कितना भी फीवर हो, क्या आप हर बार 650 mg के टैबलेट ले लेते हैं? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, जैसे कोविड के केस में फीवर ज़्यादा आ रहा था, तब आपको 650 mg के टैबलेट यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मॉडरेट फीवर है, स्लाइटली फीवर जैसा लग रहा है आपको, तो आपको 500 mg से एक्सीड नहीं करने की आवश्यकता है। माइल्ड पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो आप पैरास्टामोल यूज़ कर सकते हो। बट अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो मल्टीपल डोज ऑफ पैरास्टामोल लेने के बजाय आप सही डायग्नोसिस करा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया करें। इससे अगर गलत तरीके से पैरास्टामोल के डोज को एक्सीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम ये डिस्कस कर लें कि आखिर में ये जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा है उसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरीके से बॉडी वापस से अपने टेम्परेचर को बैलेंस करती है। आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में एक पार्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या बोला मैंने? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेटरी मतलब उसको रेगुलेट करने वाला, और सेंटर डेफिनेटली मतलब एक केंद्र। तो शरीर का एक केंद्र जो टेम्परेचर को, तापमान को रेगुलेट करता रहता है, मौसम के अकॉर्डिंगली होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, यह है आपका हाइपोथैलेमस। जब कभी भी इस तरह के पैथोजेनिक सब्सटेंस, एंटीजेनिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, घुसते हैं, तो फिर ये आपकी बॉडी के इस टेम्परेचर के सेट पॉइंट को बिगाड़ देते हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर यानी कि बुखार की ओर चढ़ने लगता है। तो अब आपकी पूरी कोशिश ये रहती है, अगर आप बुखार के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो
कि उस टेम्परेचर के सेट पॉइंट को वापस से नॉर्मल के वैल्यू पे रिस्टोर किया जाए ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। अगर आप इसको पेन के परसेप्टिव में जोड़ के देखते हो कि बुखार के साथ साथ पेन है, उसके लिए पैरासिटामोल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा बाय अफेक्टिंग द COX-1 एंड COX-2 एंड मोस्ट रिसेंटली COX-3 को। तो ये आपके पैरासिटामोल के काम करने का तरीका हुआ ब्रीफ में। अभी आपको और डिटेल से समझाऊंगा। ये तो हो गई बेसिक बात। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक इमेज जिसमें आप देख रहे हैं एक पैरासिटामोल का टैबलेट है जिसका ब्रांड नेम है क्रोसिन। हालांकि ब्रांड नेम से हमको कोई लेना देना नहीं होता, हम तो एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं। इस ब्रांड नेम के अंदर एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वह है आपका पैरासिटामोल। इसका जो स्ट्रेंथ देखेंगे तो वह आपका 650 mg। भले ही इसका स्ट्रेंथ 650 mg हो, लेकिन इसका कोई भी डोज हो, 500 हो या उससे कम हो, काम करने का तरीका वही होगा। काम करने की स्ट्रेंथ वेरिएबल है डोज के अकॉर्डिंगली। तो ये देखते हैं कि ऐसा क्या क्या कंडीशन है भाई जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बुखार आने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होने लगता है। तो आपके राइट साइड में कुछ बेसिक केस मैंने दिए हुए हैं। ये केस लिमिटेड नहीं है और भी अधिक हो सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल। तो आपको फीवर कब कब आ सकता है? जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो। ये कई बार आपने महसूस किया हुआ होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब उनको वैक्सीन लगवाते हो, चिकन पॉक्स का, मम्स का, रूबेला का, पोलियो का या कोई सा भी, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि जनरली बच्चे को थोड़ा बुखार आ जाता है। और बच्चों के केस को छोड़ देते हैं, आपके अपने केस को उठा लेते हैं। कोविड-19 का वैक्सीन तो लगवाया ही होगा आपने। तो जब वैक्सीनेशन होता है तो कुछ समय बाद आपको फीवरिश लगने लगता है। वेरिएबल हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मुझे तो काफ़ी फीवर आया था। तो ये जो वैक्सीनेशन है एक्चुअली में है क्या? वैक्सीनेशन में हम यहाँ पे एंटीजेनिक सब्सटेंस को, जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, हम उसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। कोविड-19 के वैक्सीन में कोरोना वायरस को कॉज करने वाले वायरस का एक पार्ट होगा। अगर आप बात करते हो पोलियो ड्रॉप की, तो उसमें पोलियो को क्रॉस करने वाले जो सब्सटेंस है उसका एक पार्ट होगा। जिसके अगेंस्ट में, जिससे बचने के लिए आप वैक्सीन लगा रहे हो, उसी में उसका पार्ट होगा, चाहे वो एटेन्यूटेड हो या लाइव हो या किसी तरीके से अदर फॉर्म में हो। तो वहाँ पे आपकी बॉडी उसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने में, उसको समझने में टाइम लगाती है और उसको एंटीजन मान करके आपकी बॉडी उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करने लगती है। तब हमको बुखार आ जाता है। तो उस समय हमको बुखार आ सकता है। उसके बाद ओवर हीटिंग द बॉडी, अगर आप धूप में काफ़ी देर रहते हो, लू लगना, तो उसके केस में भी आपको बुखार आ सकता है। डिहाइड्रेशन, मतलब आपने काफ़ी कम मात्रा में पानी पिया है या पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, या दोनों चीज़ें साथ में हो रही हो। जैसे आपको पानी नहीं मिल रहा हो पीने के लिए तो भी प्रॉब्लम है, या आपको लूज मोशन, सीवियर लूज मोशन बोलना चाहिए, या सीवियर वोमिटिंग हो रहा होगा, क्रोनिक वोमिटिंग हो रहा होगा, तो भी ये केस लागू होता है। भले इनपुट ऑप्टिमम हो बट आउटपुट तो ज़्यादा हो रहा है आपका, वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। रूमेटिक अर्थराइटिस, जिसका मेन है रीजन अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटिक अर्थराइटिस बोलेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे तो वियर एंड टियर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बुखार आता ही है। उसके बाद है सर्टन मेडिकेशंस, कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से बुखार आते हैं। उसके बाद कैंसर, जो अपने आप में बुखार कॉज करता है, और यहाँ पे मैंने कोट किया भी था एग्जाम्पल के रूप में रूमेटिक अर्थराइटिस में, ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें भी बुखार आता है, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो आपकी ही बॉडी के पार्ट को अलग बॉडी का पार्ट समझ करके उसके अगेंस्ट में काम करने लगती है। तो यहाँ पे भी बुखार कॉज हो सकता है। और ड्रग एब्यूज, कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनका हम यूज नहीं, अब्यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्यूज? मिस यूज कहना चाहिए। जैसे कोरेक्स का यूज किस लिए था? कफ को कम करने के लिए। उसके कुछ लोग मिस यूज करने लगे नशे के लिए। तो उस कई कैटेगरी के ड्रग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, तो उस ड्रग का जो मेन यूज है उसको बाईपास करके मिस यूज करोगे तो आपको फीवर का एहसास हो सकता है। उसके बाद है अल्कोहल विड्रॉवल। कोई व्यक्ति जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म का शिकार था, वो बहुत अधिक पीने का आदत था, उसको आपने सडन विड्रॉ कर दिया अल्कोहल को, तो उसको फीवर आएगा और बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम आएंगे। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोविड-19 हो गया रिसेंट में, इसलिए इसका बार बार कोटेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो कोविड-19 का वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर सिंपली वायरल इन्फेक्शन जो बरसात के दिनों में होता है वो हो गया तो आपको बुखार आएगा। सिनोसाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो आपको बुखार आएगा। चिकन पॉक्स होगा तो भी फीवरिश आता है। मलेरिया में तो आपको बहुत तेज बुखार आता है। इक्वली डेंगू में भी आता है, निमोनिया में भी बुखार आता है। यूटीआई, जिसका मेन कैरेक्टर सिम्टम ही फीवर और बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन है, ये भी आपको बुखार कॉज करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आपको बुखार होता है, और स्किन इन्फेक्शन हो तो मोस्टली बुखार होता है। और एसटीडी में भी बुखार होने के चांसेस हैं, इंक्लूडिंग एड्स एंड अदर टाइप ऑफ एसटीडी एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ बेसिक बट नॉट लिमिटेड हैं। ये एक ऐसे केसेस हैं जहां पे हमारा बॉडी टेम्परेचर एलिवेट होने लगता है। अब एक फिनोमिना है, अगर आपसे कहूं कि अंधेरा है जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? अंधेरा।
अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप पूछेंगे ये क्या क्वेश्चन है? अंधेरा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है उजाला। करेक्ट। भूख लग रही है, ये एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? खाना। तो आपको पता है प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन वो होगा। बुखार का प्रॉब्लम क्या है बताइए? बुखार का प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हम किसी भी तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते अपने नॉर्मल पॉइंट पे लेके आएँ, डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर दो वरना हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो हमको उस पॉइंट पे लेकर के आना है जिस पॉइंट पे वो आपकी बॉडी के नॉर्मल वैल्यू से मैचअप करता हो, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको क्या क्या करना चाहिए? आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कई जगह आपने देखा होगा कि बुखार के केस में लोग एक ठंडी पट्टी को पानी में गीला करके सर पे माथे पे लगाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगे। ये एक कंडीशन है ना जहाँ पे आप बुखार कम कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, डॉक्टर से रिकमेंड भी करते हैं, बच्चों के लिए भी रिकमेंड करते हैं। दूसरा कि अगर हम किसी तरीके से आपके थर्मोरेगुलेटरी सेंटर के टेम्परेचर के सेट पॉइंट को वापस ले आएँ तो भी काम करेगा ना। हाँ, उसी लिए हम पैरास्टामोल को यूज़ करते हैं जो वैसोडायलेशन कॉज करता है और स्वेटिंग लेकर के आता है, पसीना निकालता है और आप ठंडे हो जाते हो। आपने कई बार, हर बार जरूरी नहीं हो सकता लेकिन कई बार, हर बार मैं फिर से कह रहा हूँ हर बार जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप पैरास्टामोल खाते हो बुखार में तो उसके कुछ समय बाद आपको पसीने आने लगते हैं। पसीने आने के बाद आपका बुखार ठंडा हो जाता है। कई जगह तो गाँव में ये तक कहा जाता है कि बुखार के बाद अगर पसीना आए तो दवाई काम कर रही है और आपका बुखार ठीक होगा। ये यूजुअल कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई? अगर आपके हीटेड टेम्परेचर वाले पार्ट पे पसीना निकल रहा है तो जो कि एक पानी ही है समझ लीजिए, तो वो पानी टेम्परेचर को डाउन करेगी। तो डाउन करेगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, बुखार ठीक हो जाएगा। ये उसके काम करने का तरीका है पैरास्टामोल का। अब पॉइंट पे आते हैं लेफ्ट साइड वाले स्लाइड पे जहाँ पे आप पैरास्टामोल का एक लीफलेट देख रहे हो जिसका ब्रांड नेम है क्रोसिन 650। 650 उसके डोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, जो कि एक फार्माकोपिया का गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। तो ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पे नीचे में देखिए ये लिखा है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। व्हाट डज इट मीन? एनाल्जेसिक का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो कि आपके पेन के परसेप्शन को, किसके परसेप्शन को? पेन के परसेप्शन को डाउन करता हो, वो एनाल्जेसिक है। और एंटीपायरेटिक मतलब जो आपके फीवर को ठीक करता हो, वो एंटीपायरेटिक है। तो पैरास्टामोल के पास दो लिखे हुए हैं, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक भी लिखा हुआ है। ये दोनों क्या मतलब है? एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करे, एंटीपायरेटिक मतलब जो पैरोजन के इफेक्ट को, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के केस को डाउन करता हो। अब एक वर्ड और सुन लीजिए, शायद आपके नॉलेज में और बूस्ट हो जाए। पायरेटिक बना हुआ है पैरोजन से। पैरोजन मतलब डेड पार्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि फीवर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली वो है पैरोजन, और उसके अगेंस्ट में काम करने वाला ड्रग है एंटीपायरेटिक। ये जो पैरास्टामोल है, एसिटामिनोफेन है, ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे, जनरल पब्लिक है तो मैं अब बता दूंगा आपको, ये बिलोंग करते हैं NSAID कैटेगरी को। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसी कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। इस ड्रग का जो ड्रग है वो आपके पेन को, आपके फीवर को और आपके इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। लेकिन पैरास्टामोल की एक अलग कैटेगरी है। इस कैटेगरी का नाम है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक एंड वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। मतलब बहुत अच्छे से बुखार को कम करने की प्रॉपर्टी रखता है। थोड़ा थोड़ा पेन होगा, कम पेन होगा, हल्का हल्का पेन होगा, इसको कम करने की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन इन्फ्लामेशन के लिए कुछ खास काम नहीं करेगा। ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये काम कैसे करता है। एनाल्जेसिक के रिस्पेक्ट में पहले बात करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब ऐसा ड्रग जो पेन के परसेप्शन को कम करता है। तो बेसिकली पेन के पीछे कारण क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यहाँ पे डिटेल से तो मैं नहीं बताऊंगा, एराकिडोनिक एसिड सिंथेसिस से नहीं बता रहा, एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, शॉर्ट में इसे मैं PG कह देता हूँ। ये जो PG है वो बनता है दो पाथवे से, COX-1 और COX-2। ये दोनों आगे जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन और माइल्ड कुछ हद तक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आपकी कोशिश ये होती है कि आप COX-1 और COX-2 को इनहिबिट कर दो, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाए और जिससे फाइनली पेन और फीवर इनहिबिट हो जाए। यही सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जो आपका पैरास्टामोल है वो या तो COX-1 को या तो COX-2 को इनहिबिट करता है, जिससे पेन का परसेप्शन नहीं होता, जिससे बुखार भी आपका कम हो जाता है। लेकिन एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली ये एक और है COX-3 जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है। इसको मेनली अफेक्ट करके आपके फीवर को कम करने का काम करता है।
इवन दो आज तक ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको नहीं पता है कि आपका पैरास्टामोल काम कैसे करता है। दीज आर द हाइपोथेसिस विच आर बेस्ड ऑन सम एविडेंस, जिसके ऊपर ये माना गया है कि हाँ ये दो तरीके हो सकते हैं काम करने के। अब दूसरा जो इसका काम करने का तरीका है वो एंटीपायरेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस तरीके से जो थर्मोरेगुलेटरी सेटअप पॉइंट है हमारा ब्रेन में, उसको वापस से नॉर्मल वैल्यू पे लेकर के आएगा, बुखार आपका डाउन करेगा, वैसोडाइलेशन करने का काम करेगा, जिससे स्वेटिंग जनरेट होगी, और ये जो स्वेटिंग है आपके सरफेस पे वाटर का ड्रॉपलेट जैसा आएगा, तो ये वाटर इस टेम्परेचर को डाउन करने में मदद करेगा, तो आपका बुखार जो है धीरे धीरे उतरने लगेगा। समझ में आ गया आपको काम करने का तरीका? यहाँ पे पैरास्टामोल इसी तरीके से काम करता है। अब बात सावधानी की। पैरास्टामोल यूँ तो ईजिली अवेलेबल ड्रग है, आप मेडिकल स्टोर में चले जाइए, आप पैरास्टामोल बोलेंगे, आपको पैरास्टामोल मिलेगा, कोई आपसे पर्ची वर्ची नहीं मांगने वाला, आपको मिल जाएगा, ओटीसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके पैरास्टामोल को कंजप्शन करना स्टार्ट कर दें। पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जिसका मिसयूज़ अगर आपने किया, ओवरडोज लिया, तो आपको कई सीरियस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। इवन दो इसी चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, साइड इफेक्ट ऑफ पैरास्टामोल। आई विल रिकमेंड यू कि वो आप वीडियो देखें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये जो पैरास्टामोल के साइड इफेक्ट हैं, इसके ऊपर ये वीडियो अवेलेबल है इस थंबनेल के साथ में, आप इसे सर्च कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। बेसिक जो साइड इफेक्ट है हमारा पैरास्टामोल के वो ये है कि आपके लीवर को ये डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि लीवर पे इसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है और वहाँ पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट होते रहते हैं। दूसरा कि आपकी स्किन में रैशेस कॉज कर सकते हैं, वोमिटिंग कॉज कर सकते हैं, और दूसरी तरह से जो बेसिक रैशेस नज़र आएंगे आपकी आंखों के पास, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये पैरास्टामोल अगर आप एक्सेस में लेते हो तो। बेसिकली एक पैरास्टामोल अगर आप 500 mg के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो हर एक टैबलेट के बाद आपको कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप लेना चाहिए। कहीं पे आपको 4 घंटे का इंटरवल है, कहीं पे 6 घंटे का इंटरवल है, 4 घंटे से 5 घंटे के एवरेज आप ले सकते हो। तो अगर आपने एक दवाई 12 बजे खाई है तो दूसरी दवाई आपको 1 बजे नहीं खानी है, कम से कम 4 घंटे बाद, यानी कि 4 बजे के आसपास आप दूसरी गोली ले सकते हो, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ी है तो फिर से 4 घंटे के बाद आपको लेना चाहिए। कभी भी आप 4 टैबलेट से एक्सीड ना करो। 500 mg की बात करें तो भी, 650 की बात करें तो भी आपको 2 ग्राम से ऊपर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा, एक सिंपल सा रिपोर्ट स्टडी था कि पैरास्टामोल को आप पानी के साथ लें कि दूध के साथ लें, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस पानी के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ ये देखा गया है, हालांकि कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, बट एक मिनी रिपोर्ट कहती है कि दूध के साथ अगर आप पैरास्टामोल लेते हैं तो दूध इस पैरास्टामोल के डिसइंटीग्रेशन टाइम में फ्लक्चुएशन कॉज करता है, जिससे डिले होता है थोड़ा सा इसके डिसइंटीग्रेशन टाइम में, और डिसइंटीग्रेशन डेट से होगा, डिले होगा तो डिजोल्यूशन भी लेट होगा, डिजोल्यूशन लेट हुआ तो फाइनली आपके एब्जॉर्प्शन पे यानी कि काम करने के समय पे भी फर्क पड़ेगा, और इस तरीके से थोड़ा सा आपको डिले इन एक्शन टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा सिंपल सा साधारण सा वीडियो, लेकिन इस वीडियो के बेसिक पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि जितना सिंपल पैरास्टामोल है उतनी ही सावधानी के साथ आपको इस ड्रग के कंजप्शन पे ध्यान देना होगा। कुछ लोग इसको माइल्ड पेन पे लेते हैं, दैट इज़ ओके, बट इसको अगर आपको केवल माइल्ड फीवर है तो आपको 500 mg पे जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम फीवर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज फीवर आ रहा है, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर 650 mg, अदरवाइज 500 इज सफिशिएंट। फिर भी कोई भी बुखार का बेसिक सिम्टम कुछ भी हो, ये एकमात्र लक्षण है जिससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको बुखार किसकी वजह से। यहाँ पे खुद ही देखिए, यहाँ पे आपको बहुत नंबर ऑफ रीज़न मैंने बताया कि इनके कारण से आपका बुखार आ सकता है। सो अगर बुखार जो कि एक सिम्टम है, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे तो बुखार सप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे का कारण ये है, सपोज कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आप तो केवल सिम्टम को सप्रेस कर रहे हो ना। सिम्टम सप्रेस होने से कॉज सप्रेस तो नहीं हो जाएगा, तो आप उसके चक्कर में आप एक्चुअल कॉज से दूर जा रहे हो और प्रॉब्लम आपकी जो भी थी वो बढ़ती जाएगी। सो नेवर ट्राई टू सप्रेस द सिम्टम। हाँ, डायग्नोसिस करा लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, रेस्पेक्टिवली उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर कॉमन फीवर है तो ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उस फीवर का कारण यूटीआई है, निमोनिया है, मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, वट एवर रीज़न इज़ दैट, आपको उस पर्टिकुलर बीमारी की दवाई लेनी चाहिए, ना कि पैरास्टामोल को कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहना चाहिए। होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। फीडबैक दे दें कमेंट बॉक्स में तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। थैंक यू, टेक केयर।